हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गामा क्रिएट क्लासेस में। दोस्तों सभी को अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का आज के इस दमदार सेशन में स्वागत है। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक, उसकी हम लोग दो स्थितियाँ डिस्कस कर चुके थे। जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर रखा हो, अनंत पर, और दूसरी स्थिति जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, हम लोग इसी के आगे तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं 6 इसकी स्थितियाँ होती हैं। 6 जो 4 स्थितियाँ बची हुई हैं वो स्थितियाँ आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग चैप्टर को, इसके सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना कॉपी में नोट करते रहिए और एक एक हेडिंग को समझ समझ के नोट करिए। ठीक, पहले ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, फिर उसको समझने का प्रयास करिए और फिर उसको वहाँ पर अपनी कॉपी में लिखिए। किसी बच्चों को किसी तरह कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसको रिप्लाई करूँ और मैं उसके डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले हम लोग देख चुके हैं, पहली दो हेडिंग हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग तीसरी हेडिंग देखेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, दो स्थितियां हो चुकी थी। ठीक है, तो सभी लोग थर्ड हेडिंग डालिए, जब बिंब या वस्तु। तीसरी हेडिंग है जब, मतलब ये थर्ड कंडीशन है, जब बिंब या बिंब को ही बोलते हैं वस्तु, जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र C पर रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड स्थिति क्या होगी, तीसरी स्थिति क्या होगी कि जब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी होगी, वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये किसी कंडीशन है, ये सारी कंडीशनें जो मैं 2 कल पढ़ाई थी और आज मैं 4 कंडीशनें पढ़ाऊंगा, ये सारी कंडीशनें अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर के लिए हैं। ठीक है, तो थर्ड सिचुएशन है कि जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो। सभी लोग ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लिया। अवतल दर्पण में कैसे बनेगा, मुझे इसके उभरे वाले भाग में क्या करनी पड़ेगी, पॉलिश। तो मैंने इसके उभरे हुए भाग में इस तरह से क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक, जिससे ये क्या हो गया, अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण का ये जो M1 M2 होगा, ये ऊपर वाला भाग M1 और नीचे वाला भाग M2, ये M1 M2 क्या होंगे, इस अवतल दर्पण के द्वारक हो जाएंगे। मतलब ये होता है पूरा द्वारक। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें इसका खींचना पड़ेगा क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होगा, ये दर्पण जिस गोले से बना हुआ है उस गोले का जो केंद्र होगा वो हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। यानी यहाँ पर कहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C। ठीक, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव यानी कि P। अब हम लोग क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हुई कोई रेखा खींच देंगे। वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो जब हम लोग वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जरा एक बात सुनिए, ये C क्या है, वक्रता केंद्र, ये P क्या है, ध्रुव। ठीक, और ये M1 और M2 क्या है, द्वारक। तो ये हमारा हो जाएगा M1 और ये हमारा हो जाएगा M2। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, द्वारक हो गए। और जो ये एक्सिस है, जो ये C और P को मिला रही है रेखा, ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब दोस्तों वस्तु, जो हमारी बिंब है, जो हमारा वस्तु है वो कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही रखी है। ठीक, अब देखिए अगर ये बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो मुझे यहाँ पर एक वस्तु रखनी पड़ेगी इस टाइप से। ये क्या वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये वस्तु हो जाएगी हमारी A और ये क्या हो जाएगी, B। यानी ये हमारी वस्तु हो गई A और B। जब हमारी वस्तु A और B हो गई तो अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है।
प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को हमें रखना होता है, 2 किरणों की सहायता हमें पड़ती है। ठीक। दूसरी बात, पहली किरण जब यहाँ से निकलेगी तो मैं उसको मुख्य अक्ष के समांतर भेजूंगा। ठीक, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजूंगा। और हम लोग ने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। तो ये हमें क्या मिल गया? फोकस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया। जब ये हमारा फोकस हुआ, थोड़ी सी रेखा वाली टेढ़ी है, इसलिए जब ये हमारा फोकस हमको यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक, ये हमें क्या मिलेगा? हमारा फोकस मिलेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? फोकस। तो जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। ठीक, किसी को यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये रेखा यहाँ से जाते हुए यहाँ पर चली गई फोकस से। अब दूसरी रेखा मैं कहाँ से भेजूंगा? दूसरी रेखा मैं भेजूंगा फोकस से। और हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, हम लोगों ने 2 कंडीशनें पढ़ी थी। क्या? कि जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, और जो रेखा फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि हम लोग पहली रेखा भेजेंगे अब यहाँ पर फोकस से, तो ये हमने एक रेखा भेजी फोकस से। अब जो रेखा फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष से कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो ये हमने फोकस से एक दूरी भेजी जो कि ये मुख्य अक्ष कैसी हो गई? समांतर हो गई। तो हमने फोकस से एक रेखा भेजी जो कि मुख्य अक्ष से कैसी हो गई? समांतर हो गई। यानी कि ठीक, तो ये रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जरा ध्यान से एक बार समझेंगे कि पहली रेखा जो आई थी वो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से चली गई? फोकस से। और दूसरी रेखा इस तरह से फोकस से आ रही थी और परावर्तन के पश्चात वो कहाँ चली गई? और परावर्तन के पश्चात वो कहाँ चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, तो मुख्य अक्ष के कैसी हो गई? समांतर हो गई। अब देखिए, अब क्या है कि अब ये हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ये हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये ए डैश नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया क्या? ए डैश और बी डैश। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब अगर हम लोग बात करें कि प्रतिबिंब के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में कुछ चर्चा करें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है? तो प्रतिबिंब हम सभी को दिख रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब की आकृति कैसी है या प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? साफ। प्रतिबिंब का आकार कैसा? तो यहाँ पर क्या हो, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यानी प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर है? बिंब के आकार के बराबर है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बिंब के बराबर। बिंब के बराबर। ठीक, बिंब के कैसा होगा? बराबर होगा। और अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब देखिए, ये किरणें हमने आपस में कैसे मिलाई? जबरदस्ती तो मिलाई नहीं है, ये किरणें स्वयं ही आकर के क्या हो गई हैं? मिल गई हैं। और जब किरणें स्वयं मिलती हैं तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। इसलिए इनका प्रतिबिंब वाला कैसा होगा? वास्तविक। इनका प्रतिबिंब कैसा होगा? ये वास्तविक। अब वास्तविक तो हो गया,
लेकिन वास्तविक के बाद उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक और कैसा बन रहा है? उल्टा। तो वास्तविक और कैसा हो जाएगा? उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की तीसरी कंडीशन हुई कि जब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी होगी? जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर हमें दो किरणें निकालनी होंगी। पहली किरण हम कहाँ से निकालेंगे? पहली किरण हम निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। और जो दोस्तों जो रेखा फोकस से होकर जा रही थी, जो किरण फोकस से होकर जा रही थी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी? समांतर। दो रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं? वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे। वक्रता केंद्र पर काटने पर प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक। दूसरी बात, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंब के आकार के बराबर, यानी जितना हमारा बिंब का आकार, जितना हमारा वस्तु का आकार होगा, उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्योंकि किरणें स्वयं मिली है, हमने तो मिलाई नहीं है, इसलिए वास्तविक। और उल्टा हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन में। तो दोस्तों अब हम लोग की नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? हम लोग बस को कहाँ रख चुके हैं? हम लोग बस को रख चुके हैं अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और फिर वक्रता केंद्र पे। अब हम लोग की वस्तु आएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, तो सभी लोग अगली हेडिंग लगाइए। जब वस्तु यानी कि बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ठीक। तो जब हमारा बिंब या जब हमारी वस्तु जो होगी वो वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में होगी, ये हमारी फोर्थ यानी कि चौथी स्थिति है कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हमने मान लीजिए बना लिया एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के हम लोग बाहरी भाग में क्या कर देंगे? पॉलिश। तो हमने मान लीजिए ये हमने इस बाहरी भाग में क्या कर दी? पॉलिश कर दी। पॉलिश करने पर ये हमारा क्या तैयार हो गया? अवतल दर्पण तैयार हो गया। अवतल दर्पण का द्वारक, अवतल दर्पण का ये वाला द्वारक क्या होगा? M1, और ये वाला द्वारक क्या होगा? M2। ठीक, जो इसका हमको ये मध्य बिंदु मिलेगा इस द्वारक का, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव, यानी कि दर्पण का पोल। पोल क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष का मतलब कि हम एक रेखा, एक काम करिए पहले इसका वक्रता केंद्र बना लीजिए। वक्रता केंद्र इसका हमको यहाँ कहीं पर मिलेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। अब हम क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो जैसे हम लोगों ने वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई रेखा खींची, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया? मुख्य अक्ष। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारी वस्तु कहाँ रखी होगी? अब हमारी वस्तु रखी होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के बाद अब वस्तु कहाँ है? फोकस पे। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, जस्ट बीच में क्या होता है? फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीच में क्या होता है? फोकस। इसलिए हमको ये क्या हो जाएगा? फोकस। ये हमारा हो गया फोकस। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी वस्तु कहाँ रखी होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी, यानी कि हम लोग वस्तु को यहाँ कहीं रखेंगे। तो ये हमने मान लीजिए एक वस्तु रख दी जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है।
अगर ये वस्तु हम क्या मान लेंगे, ये ऊपर वाला भाग ए और नीचे वाला पॉइंट क्या मान लेंगे बी। तो ये हमारी वस्तु रखी है एक ए बी, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। इससे पहली किरण हम कहाँ निकालेंगे, इससे हम पहली किरण निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, पहली किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो वो किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, तो वो किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और ये किरण कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई। ठीक, तो ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये कहाँ चली गई, फोकस से चली गई। ठीक, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। अब दूसरी बात, अब हम कहाँ से निकालेंगे, अब हम किरण निकालेंगे फोकस से। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, फोकस से। अगर हमारी दूसरी किरण ने फोकस से इस तरह निकाली, ये किरण हमारी चली गई फोकस से, तो दूसरी किरण जो फोकस से गई है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के आ जाएगी समांतर। ठीक, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई इस तरह से, मतलब फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो जहाँ पर भी इसने काटा यहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा नीचे, ए का प्रतिबिंब ए डैश और बी का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बी डैश। ठीक, ए का प्रतिबिंब ए डैश और बी का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बी डैश। तो अब की बार हमने क्या देखा, कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी थी, तो उस कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। भाई वक्रता केंद्र के इस तरफ क्या है, अनंत। वक्रता सबसे पहले अनंत, फिर वक्रता केंद्र, फिर फोकस और फिर ध्रुव सबसे लास्ट में। ठीक, तो वक्रता केंद्र और इधर कहाँ आ जाएगी, अनंत पे। तो जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो हमारा प्रतिबिंब आ जाता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहाँ पर अनंत। ठीक, तो वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे चौथी कंडीशन क्या, कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक, सभी लोग इन फिगर का एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक, बनाने की। क्योंकि अभी कभी अभी क्या होता है, कुछ लाइनें कभी कभी टेढ़ी हो जाती हैं एकदम से, इसलिए क्या होगा कि सभी लोग जब घर में आप स्केल से लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सही चित्र बनाएंगे, तो एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चित्र आपके सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो सभी लोग क्या करें, जल्दी से फिगर वाला बनाएंगे और परिभाषा इसका कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा, तो अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये हमारा मान लो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की जानकारी, प्रतिबिंब की सबसे पहली आपको बात क्या बतानी होती है, उसकी स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो आप यही बात लिख देंगे कि C और अनंत यानी कि इन्फिनाइट के बीच में। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति C और अनंत के बीच में है। इसके बाद अगर अब बात करें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा, साफ दिख रहा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा, तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा यानी कि बिंब से बड़ा।
से बड़ा। ठीक, दूसरी बात कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब बन रहा है कैसा, वास्तविक। वास्तविक क्यों, क्योंकि किरणें स्वयं ही मिल रही हैं। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई वो स्वयं फोकस से चली गई, और जो किरण फोकस से गई वो स्वयं मुख्य अक्ष के कैसी हो गई, समांतर। हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक। और कैसा दिख रहा है, उल्टा, इसलिए वास्तविक और कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो सभी लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। जब कोई वस्तु, जब कोई बिंब किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनता है, उसकी स्थिति कहाँ होती है, उसकी स्थिति होती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। उसका आकार कैसा होता है, बिंब से बड़ा, और उसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन है ये, 5वीं नंबर कंडीशन। सभी लोग हेडिंग लगाइए। तो सभी लोग की नेक्स्ट हेडिंग लग जाएगी कि जब बिंब या वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो। ठीक, तो सभी लोग हेडिंग लगाइए, जब बिंब या वस्तु फोकस पर रखी होगी तो क्या होगा, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक अवतल दर्पण। तो हमने मान लीजिए इस तरह से बना लिया एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के भाग, उभरे हुए भाग में क्या करोगे, पॉलिश। अब तो आप लोग को अवतल दर्पण की परिभाषा रट गई होगी कि अवतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए भाग में क्या होती है, पॉलिश होती है, और परावर्तन कहाँ से होता है, गहरे तल से, यानी कि दबे हुए तल से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे दर्पण का ध्रुव। तो दोस्तों ये हमको मिल गया ध्रुव, ये हमारा हुआ ध्रुव। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये दर्पण जिस गोले से मिलकर बना है इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर मिलेगा। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे जो कि क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य अक्ष। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक को क्या बोलते हो, M1 M2। तो ये दर्पण का द्वारक हो गया M1 M2। ठीक, आप चाहे तो कुछ और मान सकते हैं, MN मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, AB मान सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो मान सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं मानता हूँ यहाँ पर M1 और M2। तो ये हो गया दर्पण का द्वारक। अब ये क्या था, वक्रता केंद्र। ये हमको कौन सा पॉइंट मिला है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में क्या होता है, फोकस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। तो ये हो गया फोकस। फोकस को किससे लिखते हो, F से। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा फोकस। अब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है, हमारी वस्तु रखी है फोकस पर। जब बिंब या वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो हम वस्तु को रख देंगे फोकस पे। ठीक, तो हम एक वस्तु को फोकस पे रख दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक वस्तु रखी जो कि हमने कहाँ रख दी, फोकस पर रख दी। इस वस्तु को हम क्या मानेंगे, ये वस्तु हमारी हो गई एक, ये A हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, B। तो वस्तु हमारी क्या हो गई, AB। ठीक, अब इससे हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, 2 किरणें। फिर से सुनिए मेरी बात, प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। हमें 2 किरणें मंगवानी पड़ती हैं, तब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, क्या होगा, इससे पहली किरण निकलेगी, और वो कहाँ निकलेगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ये वाला नियम हर प्रतिबिंब में काम आ रहा है। कौन सा नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक, और इसका उल्टा भी याद रखना कि जो फोकस से जाएगी वो समांतर हो जाएगी। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक, और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर ये किससे गई, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये पहली किरण चली गई किससे, फोकस से चली गई। ठीक, तो ये हो गया इसका मार्ग। तो ये हमारी किरण कहाँ चली गई, फोकस से चली गई। ठीक है, अब देखिए,
अब क्या होगा, पहली किरण जो हम भेजेंगे, अब हम दूसरी किरण जो भेजेंगे वो कहाँ से भेजेंगे। देखिए दूसरी किरण हम लोग इस प्रकार से भेजेंगे कि वो ऐसी प्रतीत होगी कि वो वक्रता केंद्र से आ रही है। ध्यान समझिएगा, हम दूसरी किरण इस प्रकार भेजेंगे कि हमें लगेगा कि वो किरण वक्रता केंद्र से आ रही है। मान लीजिए एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से हमें आती हुई प्रतीत हो रही है हमको, ठीक, तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरण क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस जाएगी। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से क्या जाएगी, वापस चली जाएगी। तो हमें ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक, तो पहली किरण कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि फोकस से होकर चली गई, और दूसरी किरण कहाँ जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र से आ रही है, और वक्रता केंद्र से आने के बाद ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक, इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप इस किरण को ध्रुव से भेज दीजिए। ठीक है, आइए मैं वो कंडीशन भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक, तो फिलहाल पहले इसको ध्यान रखिए कि पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, जो कि कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। फोकस से निकलने के बाद दूसरी किरण हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि जो कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से आती हुई जो किरण प्रतीत हो रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब देखिए ये दोनों किरणें कैसी हो गई आपस में, समांतर। ये दोनों किरणें आपस में कैसी हो गई, समांतर हो गई। और अब आप एक पॉइंट याद करिए, मैंने आप लोग को एक पॉइंट क्या बताया था, मैंने आप लोग को पॉइंट ये बताया था कि अनंत से आने वाली किरणें हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और समांतर जाने वाली किरणें, एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणें कहाँ पर जाके मिलती हैं, अनंत पर। ठीक, सभी लोग इस पॉइंट को याद करिए। पिछली क्लास में मैंने पॉइंट बताया था कि जो किरणें अनंत से आती हैं वो हमेशा समांतर होती हैं, और समांतर आने वाली किरणें हमेशा कहाँ पर जाके मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो ये दोनों किरणें कहाँ जाकर मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। ठीक, तो दोनों किरणें कहाँ पर जाके मिलेंगी, अनंत पर जाकर के मिलेंगी, और वहीं पर अपना क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक, तो पांचवी कंडीशन क्या है कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। सभी लोग याद करिए इसकी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे, और अब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पहुँच गया, अनंत पे। ठीक, तो हर चीज रिलेट करिए एक दूसरे से। फर्स्ट कंडीशन में वस्तु को हमने अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और इस वाली कंडीशन में हमने वस्तु को फोकस पर ले आए तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पर पहुंच गया। ठीक, तो अब हम लोग प्रतिबिंब की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रतिबिंब की चर्चा कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, स्थिति। प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब को हम कहाँ लिखेंगे, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। ठीक, यानी कि इन्फिनाइट पर बन रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, सॉरी पहले देखो प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार, अब देखिए वस्तु हमारी फोकस पर रखी है और किरणें कहाँ जाकर मिलेंगी, अनंत पर, और जब किरणें जितनी ज़्यादा दूर जाएंगी उतनी ज़्यादा बड़ा क्या बनने लगेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये दोनों कहाँ पर जाकर के मिलेंगी, अनंत पर जाकर के मिलेंगी। जैसे मैंने आपको सूर्य का एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है और हमसे कहाँ पर है, अनंत पर है हमसे, लेकिन जब हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं शीशे में, मिरर में, तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है हम लोग को। सेम उसी प्रकार, लेकिन है तो बहुत बड़ा। सेम उसी प्रकार हम लोग जो वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं फोकस पे, वो कैसी है, बहुत छोटी है, लेकिन जब वस्तु अनंत पर हमें दिखाई देगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा, यानी कि बिंब से बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब, बिंब से बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब। ठीक, और दूसरी बात कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये किरणें हमने कोई जबरदस्ती करी नहीं, ये किरणें स्वतः ही जाकर के क्या होंगी, मिलेंगी जाके अनंत पे, इसलिए वहाँ पर भी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक।
वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब किसका कैसा बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो आप लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या याद रखेंगे कि जब कोई किरण, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जाकर के अनंत पे। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और बिंब से बड़ा बनता है। ठीक, और कहाँ बनता है, अनंत पर जाके। ठीक, तो सभी लोग ये पांचवी कंडीशन को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंडीशन, जो कि हमारी 6 नंबर की कंडीशन है, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सभी लोग इतना आराम से नोट कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग की नेक्स्ट कंडीशन है कि जब हमारा जो बिंब होगा, जो वस्तु होगी, वो रखी होगी फोकस और ध्रुव के बीच में। अभी तक वस्तु कहाँ रखी थी, फोकस पे, अब कहाँ रखी होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमने बना दिया एक अवतल दर्पण। इसके हम लोग को उभरे हुए भाग में क्या करनी पड़ेगी, पॉलिश। तो हमने इस तरह से इसके उभरे हुए भाग में क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और अगर मैंने इसके उभरे भाग में पॉलिश कर दी तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये द्वारक हो गया, ये M1, और ये क्या हो गया, M2। इसका जो हमको मिड पॉइंट यहाँ पर, इसके जो पूरा द्वारक है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव, यानी कि वो क्या हो जाएगा, P। ठीक, अब ये ध्रुव हो गया तो हम लोग क्या बना लेंगे, इसका वक्रता केंद्र। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा क्या, C। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, C। ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, जो कि क्या बन जाएगी, मुख्य फोकस। ठीक, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी, जो कि क्या बन जाएगी, मुख्य फोकस। ठीक, सॉरी, मुख्य अक्ष। तो ये रेखा क्या बन जाएगी, मुख्य अक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीच में क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, हमारा फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीच में आ जाएगा फोकस, यानी कि F। अब हमारा चित्र कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर किरणों को भेजना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ रखा है, जब हमारी वस्तु या बिंब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, यानी कि हमारा बिंब रखा होगा यहाँ पर। जब बिंब रखा होगा फोकस और ध्रुव के बीच में, इस तरह से, ये हमने रख दिया बिंब को। ठीक, देखिए अभी तक हमने 5 कंडीशनें पढ़ी। पहला, प्रतिबिंब कहाँ रखा होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। फिर हम लोग कहाँ रखते हैं उसको, सॉरी, सबसे पहले कहाँ रखा होता है, अनंत पे, मैं गलत बोल गया, पहले सबसे पहले कहाँ रखा होता है, अनंत पे। ठीक, फिर कहाँ रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पे। फिर कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर कहाँ रखते हैं, फोकस पे। और अब कहाँ रख रहे हैं, लास्ट कंडीशन है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जब हम लोग इसको फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो पहली किरण तो वही है जो हम लोग हमेशा से भेजते आ रहे हैं, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फिर कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो पहली किरण भेजिए, पहली किरण यहाँ से निकली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद ये किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। तो पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद ये किरण कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। और दूसरी किरण भी वही अभी जो बताई थी हमने, क्या, ऐसा प्रतीत होगा कि दूसरी किरण कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। और वक्रता केंद्र से आने के बाद ये क्या होगी, जब पृष्ठ पर पड़ेगी तो वक्रता केंद्र से जब आती हुई प्रतीत होती है किरण, और ये पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, और वक्रता केंद्र से आने के बाद उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, ये किरण वापस लौट जाएगी। ठीक, तो इस तरह से वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी। वो बात क्या समझनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक किरण फोकस से जा रही थी,
ठीक। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी है, ठीक। थोड़ा अपनी जब आप कॉपी में चित्र बनाएंगे तो इन किरणों को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्योंकि एक बोर्ड है, बोर्ड में किरणें अधिकतर टेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए आप इन लाइनों को एडजस्ट करेंगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली किरण कहाँ से जाएगी? पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से आ जाएगी? फोकस से। फोकस से आने के बाद हमने दूसरी किरण निकाली। दूसरी किरण हमको अभी बताया हमने कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। और वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है, ठीक। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर क्या हो जाएगी? वो वापस लौट जाएगी। अब देखिए, ये दोनों किरणें जो कि हमने किरण निकाली हैं, ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनकी दूरी क्या है? कम। फिर यहाँ पे इनकी दूरी बढ़ गई, यहाँ पे इनकी दूरी और बढ़ रही है, और आगे जाके इनकी दूरी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों किरणें समांतर होती तो हम ये कहते कि अनंत पर जाके मिल जाएंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ साथ इनकी लगातार दूरी क्या हो रही है? डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब लगातार डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या ये किरणें अनंत पर जाकर के मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब लगातार डिस्टेंस, मतलब कोई दो रेखा पहले इतनी दूर है, फिर इतनी दूर हो गई, फिर इतनी दूर हो गई, अब लगातार जब दूरी बढ़ी जाएगी उनकी, तो फिर वो अनंत पर जाकर के भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब कि ये किरणें आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। अगर ये किरणें आगे जाकर के नहीं मिलेंगी तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा? ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। जब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, इस किरण को मान लीजिए हमने इस तरह से पीछे बढ़ाया और हमने इस वाली किरण को पीछे बढ़ाया, ठीक। तो ये आगे यहाँ पर कहीं पर जाकर क्या करेंगे? दूसरे को काटेंगी, और ये जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इनका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और अब की बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। अब की कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक। तो ये हमारी वस्तु हो गई थी ए बी। अब की बार ए के ऊपर ए डैश और बी के बगल में बी डैश, यानी वस्तु हमारी कैसी हो जाएगी? सॉरी, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा हमारा? अब की बार सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो दोस्तों सभी लोग फिर से मैं समझाता हूँ एक बार, थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ बोर्ड पर देखिएगा। हमने वस्तु को कहाँ पर रखा है? फोकस और ध्रुव के बीच में। क्लियर है? पहली किरण कहाँ से निकलेगी? पहली किरण हमने निकाली कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक। दूसरी बात, हमने दूसरी किरण कैसे निकाली? ये किरण हमें वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाएगी? वक्रता केंद्र पर वापस निकल जाएगी। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो दो किरणें हैं, अगर ये दो किरणें समांतर होती तो हम कहते हैं कि अनंत पर जाके मिलेंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये दूरी यहाँ, इनकी दूरी, इन किरणों की दूरी यहाँ कम है, फिर यहाँ और ज़्यादा, फिर यहाँ और ज़्यादा, लगातार इनकी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और जब दो किरणों की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी तो फिर हम ये कहेंगे कि वो अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, यानी वो किरणें कभी नहीं मिलेंगी। और जब ये किरणें मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और प्रतिबिंब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जब ये स्वतः नहीं मिल रही है तो फिर हम क्या करना पड़ेगा? हमें ज़बरदस्ती इनको मिलाना पड़ेगा, और जब इनको ज़बरदस्ती मिलाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। इसलिए हमने क्या किया कि हमने इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर क्या होगा? ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब आभासी बन गया और सीधा बनेगा। अब हम लोग कुछ प्रतिबिंब की बातें कर लेते हैं। अगर हम लोग प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सब लोग लिखेंगे दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा, बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। बड़ा लिखो चाहे बहुत बड़ा लिख दो, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा बिंब से,
ठीक है, बिंब इतना छोटा सा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनना है। ठीक, तो बिंब से बड़ा है, बिंब से बहुत बड़ा। इसके बाद प्रकृति क्या होगी इसकी, इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी। आभासी तो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने किरणों को जबरदस्ती मिलाया है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब बनेगा आभासी। और कैसा बनेगा, सीधा। सीधा दिख रहा है ना, आभासी और सीधा। ठीक, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, तो ये दोस्तों हमारी छठवीं कंडीशन थी। सभी लोग अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु या जब कोई बिंब किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होता है या रखी होती है, तो उस कंडीशन में जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, बिंब से बड़ा बनता है और या बहुत बड़ा बनता है, और आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने अवतल दर्पण से बनने वाली 6 कंडीशनों को समझ लिया है कि वस्तु हमारी कहाँ कहाँ पर रखी होगी और प्रतिबिंब हमारा कहाँ कहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को समझेंगे। ठीक दोस्तों, कल संडे है, कल सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोग की क्लास जो रहेगी वो ऑफ रहेगी। सैटरडे और संडे को मैं क्लास ऑफ इसलिए रखता हूँ क्योंकि ताकि इस हफ्ते आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप घर में जाके एक बार जरूर रिवाइज कर लें। जिसके नोट्स ना बने हो वो जल्दी से नोट्स बना लें। ठीक, और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सारे लेक्चर एक एक लेक्चर को प्रॉपर रूप से देख करके अपने नोट्स बना करके आप मेरे बराबर आ जाएं, और फिर आपको यहाँ से लाइट बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों जिसने हाई स्कूल में बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी होगी लाइट में, अगर वो भी बच्चा थोड़े से फोकस के साथ पढ़ेगा तो उसको लाइट बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।